ए टू जेड अबाउट रिमोट सेंसिंग। काफी दिन से काफी एक चीज काफी कॉमन थी, और वो थी कि सर रिमोट सेंसिंग में वन शॉट लेक्चर लेके आओ, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताओ। अगर आप जनरल एग्जामिनेशंस की आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में रिमोट सेंसिंग नाम का शब्द है, तो घबराए नहीं। इस वीडियो में आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है फ्रॉम ए टू जेड। जितना भी आपकी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक पढ़े, परेशान ना हो, बस ये वीडियो देखें और आपकी सारी की सारी हंगर खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप अगर डेली लाइफ से अगर अपने आप को देखें, तो राइट फ्रॉम कि आपकी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, सेटेलाइट्स का क्या यूज है डेली लाइफ में, रिमोट सेंसिंग आप कैसे यूज कर सकते हो, या कोई चीज मॉनिटरिंग या सुपरविजन अगर आप हो रहा है, या आप कोई भी जैसे गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, तो हर एक चीज इज ए पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर आप अपनी आंखों से कोई चीज देख रहे हो, समवेयर इट इज ऑल्सो रिमोट सेंसिंग। रिमोट प्लस सेंसिंग। रिमोट का मतलब जो चीज थोड़ी दूर है, जैसे अपन टीवी में रिमोट यूज करते हैं, रिमोट मतलब जो थोड़ा दूर है, तभी तो हम यूज कर रहे हैं, वरना जो पीछे प्लग इन वगैरह होता है उससे भी अपन यूज कर सकते हैं। और सेंसिंग मतलब गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो रिमोट प्लस सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। और ये शुरुआत हुई थी जब इनिशियली जब कबूतर वगैरह हुआ करते थे। आपको पता है कि जो आपके कोई चीज इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती थी, आप पुरानी मूवीज या बाहुबली में भी आपने देखा होगा कि जो एक स्पाई का काम भी करते थे, और वो क्या करते थे, कोई दूर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए वहां कबूतर को भेजते थे। वैसे उन कबूतर पे कोई कैमरा लगा के देख लिया, तो दैट इज ऑल्सो जहां से रिमोट सेंसिंग शुरू हुई, जहां से देखा गया कि हम इस तरीके से भी कोई चीज की फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो अगर आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े और नीचे देख रहे हो, काफी दूर आपको एक व्यू मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो रिमोट सेंसिंग। तो आज इस वीडियो में रिमोट सेंसिंग हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, कितने टाइप्स है रिमोट सेंसिंग के, बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स, बेस्ड ऑन देयर सेट, बेस्ड ऑन सेटेलाइट्स, बेस्ड ऑन कितने बैंड्स यूज हो रहे हैं, बेस्ड ऑन रिजोल्यूशंस, ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। रिजोल्यूशन क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, जीपीएस क्या है, जीआईएस क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने आयरे वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आयरे वाला, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। देखो, रिमोट सेंसिंग, जैसे अपन कोई चीज को देख रहे हैं, समझो कि आप अपनी आंखों से कोई चीज को देख रहे हो, और आपने देखा कि यार थोड़ा और ब्रॉडर व्यू क्या हो सकता है, तो आपने कैमरा की तरफ गए, फिर आप कैमरे से आप थोड़ा आगे गए, सेटेलाइट्स की तरफ गए। तो ऐसे ऐसे आपको चीजों का एक अंदाजा मिलता जाएगा कि हाँ, इन चीजों से अपन यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी चीज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। देखो, रिमोट सेंसिंग जैसे मैंने बताया, एक इन शॉर्ट क्या होता है सिंपल टर्म्स में, कि कोई चीज की इंफॉर्मेशन लेना। प्रिंसिपल क्या है रिमोट सेंसिंग का, कि हमारे पास एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए। हो सकता है कोई सेटेलाइट खुद भी हो, एक्टिव रिमोट सेंसिंग में होती है। पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो अर्थ पे गिर रही है, वो इसका एक प्रिंसिपल है कि जितने आप कोई भी रेडिएशंस अगर हैं, तो जितनी रेडिएशंस एमिट हो रही है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। और जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, वो कोई सैटेलाइट बॉडी के थ्रू क्या किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, और उसके बेसिस पे वो बताएगा कि मैंने कितनी रेडिएशंस दी थी, एमिट की थी, और कितनी मेरे पास वापस आई। बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर जो आपका सरफेस है वो कैसा है। जैसे हर एक चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है। अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट होगा, तो पर्टिकुलर वेवलेंथ को रोकेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई सॉलिड होगा, रॉक होगा, तो उसकी अलग वेवलेंथ होगी, जिसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और उसी के बेसिस पे सैटेलाइट्स और जितनी भी है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे है कि एक फिक्स्ड वैल्यू वो भेजते हैं, और फिक्स्ड वैल्यू उनके पास आती है। वो उस बेस्ड ऑन देयर एमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस वैल्यू वो पता कर लेते हैं कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, या ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का हो सकता है। ठीक है गाइस, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स की सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकता है सन से हो सकता है कि उस सैटेलाइट की अपनी हो। वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि कुछ पोर्शंस, कुछ डस्ट हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो स्कैटरिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा उसमें डेविएशंस ला सकती है। उसके लिए आपको एटमॉस्फेरिक करेक्शंस करने होते हैं। जब आप सैटेलाइट इमेज को आप देखते हो ना, सैटेलाइट इमेज को आप जब देखते हो, तो आप उसमें एटमॉस्फेरिक करेक्शंस करते हो, ताकि जो एटमॉस्फेयर से जो भी आपके पास डेविएशंस आए उसको खत्म कर दो।
फिर जो आपका सरफेस है उस पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट होगी। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे आपका एक सिग्नेचर है, जैसे ये मेरा सिग्नेचर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इस सिग्नेचर की क्या खास बात है कि ये मेरा है, ये पर्टिकुलरली मेरी आइडेंटिटी को बताता है। आप कल को कोई फॉर्म भरोगे उसमें भी आपसे सिग्नेचर मांगेगा। व्हाई? क्योंकि वो एक आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। वैसे ही स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी है, वो कितना जो आपकी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और कितना रिफ्लेक्ट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट की अलग है। ये जो कपड़ा है उसकी अलग है, ये जो सॉलिड है उसकी अलग है, ये जो बॉडी है उसकी अलग है। हर एक चीज की जो रेडिएशन एमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस है वो उसकी सिग्नेचर, वो उसकी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है। स्पेक्ट्रल मतलब रेडिएशन, सिग्नेचर मतलब उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है गाइस। उसके बाद में रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन टर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन आपने देखा होगा, आप कोई चीज को, आप जैसे आपने एक फोटोग्राफ ली, आप डेली लाइफ में बता रहा हूँ, तो आप उसको जूम करते हो तो उसकी पिक्सल्स पिक्सल्स बाहर आते हैं। अगर कोई खराब क्वालिटी की इमेज है तो वो थोड़ा फट जाती है। अगर अच्छी, या आपने डीएसएलआर से लिए, आपने कोई अच्छे कैमरे से लिए, तो चीज फटती नहीं है। दैट शोज रेजोल्यूशन, कि कितना रेजोल्यूशन है उस पर्टिकुलर, कितना उसमें हाई क्वालिटी की इमेज है। इसमें रेजोल्यूशन भी 4 टाइप के होते हैं, वो सारा का सारा कुछ अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर प्लेटफॉर्म और सेंसर्स के पास जाती है वापस इन्फॉर्मेशन। फिर डाटा एक्विजिशन होता है, उससे मतलब डाटा उससे एक्वायर किया जाता है। फिर इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है कि हाँ ये इमेज क्या हो सकती है। फिर इमेज एनालिसिस होता है और लास्ट में इंटीग्रेशन विद जीपीएस। और इंटीग्रेशन विद जीपीएस क्यों? कि जीपीएस से क्या होगा, एक्चुअल जो जियो कोऑर्डिनेट्स है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उस एक्चुअल जो लोग अपनी फोटो है उस लोकेशन पे अपन रख के जियो रेफरेंस करते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि ये जो फोटो ली गई है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से ली गई है, जिसके जियो कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ताकि आप उसको आगे कभी भी यूज कर सकते हो फॉर वेरियस पर्पसेस। तो दैट इज वेर ये सारे स्टेप्स आते हैं रिमोट सेंसिंग में। अब अपन आगे समझते हैं कि इन सारे स्टेप्स का रिलेवेंस क्या है। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग मेजरली 4 चीजों में क्लासिफाइड है। पहला, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कौन सा सोर्स है अपने पास एनर्जी का, क्या वो एक्टिव है, क्या वो पैसिव है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल रीजंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड। कौन सा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स है, मतलब स्पेक्ट्रल रीजंस है, क्या वो मल्टी स्पेक्ट्रल है, क्या वो हाइपर स्पेक्ट्रल है। अब इसके बारे में क्या होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल क्या होता है, हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होता है, ये भी अपन डिटेल में समझेंगे। बेस्ड ऑन सेंसर प्लेटफॉर्म यूज, कौन सा सेंसर प्लेटफॉर्म यूज होता है, क्या वो अननेम्ड एरियल व्हीकल जो भी इंडिया और पाकिस्तान वॉर में भी यूज होता है, क्या वो यूज हुआ है या कोई और यूज हुआ है। और बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज, स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज, ये भी अपन बात समझेंगे कि कौन कौन से बैंड्स यूज हुए हैं। ठीक है गाइस। तो इनिशियली अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं तो अपन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। देखो, एक्टिव क्या हुआ? एक्टिव जिसकी आप देख सकते हैं, वापस में दिखा देता हूं आपको। ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग मतलब जिसमें आपके पास जो एनर्जी का सोर्स है वो सैटेलाइट का खुद का है, और पैसिव में एनर्जी का जो सोर्स है वो सनलाइट को यूज कर रहा है। आप दोनों चीजों को समझो। ये आपके पास पैसिव रिमोट सेंसिंग है जिसमें सन की रेडिएशंस को यूज करके सैटेलाइट इमेज, आप सैटेलाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज बता रहा है। लेकिन जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग है उसमें जो सन का सोर्स है वो उससे लेना देना नहीं है। आप ये देख सकते हैं सैटेलाइट का जो एमिटेंस है वो देखा जा रहा है, और वापस वही जो एमिटेंस है वो और रिफ्लेक्टेंस दोनों इसी का ही यूज होता है। इसमें सन की जो रेडिएशन है उसको हम यूज नहीं करते हैं। और उसके 3 एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हर एग्जाम में आते हैं कि बताओ कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग इनमें से कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक पैसिव का नाम रख दिया जाएगा। तो आप याद रखना है गाइस कि लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तीनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और तीनों की आपको क्या कह सकते हैं, तीनों की आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, बिकॉज दैट इज वेयर द ट्रू गेम इज। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी सोर्स जहां खुद का है वो एक्टिव है, जहां एनर्जी सोर्स नहीं है वो पैसिव है। ठीक है। जैसे ये पैसिव रिमोट सेंसिंग की बात करता हूं जिसमें आपके पास सन की एनर्जी यूज हो रही है, ये सन है अपना, इसकी एनर्जी यूज हो रही है, और यहाँ से जो अपना सैटेलाइट है वो इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड वैल्यू को एक्वायर करेगा। फिर एक्वायर करके वो ग्राउंड स्टेशन में भेजेगा, ग्राउंड स्टेशन में उसका इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरप्रिटेशन होने के साथ साथ उसका एनालिसिस होगा, और वो जियो कोऑर्डिनेट्स के साथ जियो रेफरेंस किया जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर फोटो दे दी जाएगी। दैट इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। लेकिन पैसिव रिमोट सेंसिंग में भी आपको फिर से एग्जांपल्स याद रखने हैं।
और एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लैंडसेट, जो लैंडसेट आप लैंडसेट से ये भी याद रख लो कि लैंडसेट एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ईओएस सैटेलाइट बोलते हैं इसको, 1972 में यूएसए के द्वारा लॉन्च की गई थी। और लैंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सैटेलाइट्स इन ऑल रीजन्स। क्यों? इसका रीजन है कि आप अगर यूएसजीएस की वेबसाइट पे जाएंगे और यूएसजीएस की वेबसाइट पे जाके लैंडसेट का डाटा अगर डाउनलोड करना चाहेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा डाउनलोड करने की अनुमति है या अलाउंस है। क्योंकि वो क्या कर सकते हैं कि आप जैसे स्टडी पर्पज में, रिसर्च पर्पज में, सर्विलेंस पर्पज में अगर आप बेसिक लैंडसेट का डाटा अगर यूज करना चाहते हैं तो इट इज अलाउड फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले नहीं था। तो लैंडसेट इंपॉर्टेंट है, किसका है? यूएसए का, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इसके बारे में भी बहुत डिटेल से समझेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द, इट इज बिगेस्ट सैटेलाइट सिस्टम ऑफ होल वर्ल्ड। आईआरएस 1988 में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सारी टेबल्स के थ्रू अपन पढ़ेंगे। स्पॉट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सैटेलाइट जो पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये फ्रांस की है, याद रखना है। ये इसका ओरिजिन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री की है, ये इंडिया की है, ये यूएसए की है, फ्रांस की है। ठीक है गाइस, आई होप एक्टिव और पैसिव क्लियर है अभी तक। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्लियर है, नहीं है तो वो लिख दीजिए कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आई है। अब अपन बात करते हैं, सारा जो रोला है ना, वो रोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आपको पता है कि जो गामा रेज है, देखो गामा रेज में आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ बहुत शॉर्टर वेवलेंथ है। और जैसे जैसे आप रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। वेवलेंथ का मतलब एक वेव के टॉप से लेके दूसरी वेव के टॉप तक का डिस्टेंस कितना है, जितना ज्यादा लंबा है दैट इज मींस उतना ज्यादा वेवलेंथ है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम एनर्जी होती है। दैट मींस आपसे आईसीआर जेआरएफ 2024 2023 में पूछा गया था कि बताओ ये सारी रेडिएशंस हैं, ये सारी आपके पास गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड है, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, ऑर्डर वाइज बताओ। तो ऑर्डर वाइज आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। याद कैसे रखोगे? उल्टा याद रख सकते हो। वैसे मैंने पहले भी, रश्मिका मंडाना इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप याद रख सकते हो। रश्मिका मंडाना इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, जिसमें रश्मिका के पास एनर्जी सबसे कम है और गर्ल के पास लास्ट में एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में रश्मिका मंडाना ही आप लिख के आ जाओ कहीं। तो ये चीज है कि एनर्जी वाइज पूछा जाता है और आपको पता है कि वेवलेंथ और वेवलेंथ के बेसिस पे वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बेसिक्स आपको क्लियर है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद में अपने पास आता है कि बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल रीजन, स्पेक्ट्रल रीजन कौन कौन से यूज हो रहे हैं, दैट इज वेयर, जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना ये वाली चीज। तो ये स्पेक्ट्रल रीजन है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड। तो आपसे पूछा गया है कि भैया कौन कौन से स्पेक्ट्रल रीजन हैं, उनके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, वो अपन समझते हैं। देखो, विजिबल प्लस रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, इसमें रेडिएशन सोर्स क्या है? सन है। इसमें तीन क्लासिफिकेशन है बेसिकली स्पेक्ट्रल रीजन्स में, विजिबल प्लस रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया रिमोट सेंसिंग में कौन सा आपके पास जो स्पेक्ट्रम है वो यूज होता है? क्या वो एक्सरे यूज होता है? नहीं होता। क्या वो गामा रेज यूज होता है? नहीं होता। तो यूज क्या होता है आपके पास? यूवी, यूवी बहुत कम यूज होता है। इंफ्रा, आपके पास इंफ्रारेड यूज होता है, विजिबल यूज होता है और माइक्रोवेव यूज होता है। यही तीन रीजन आपके पास यूज होते हैं। तो विजिबल प्लस रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, जिसमें सन आपका रेडिएशन सोर्स है, हम रिफ्लेक्टेंस उसकी मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रल रेंज आपसे पूछी जाती है 0.4 to 3 यूएम, और सेंसर, कैमरा और फोटो डिटेक्टर यूज होता है। थर्मल इंफ्रारेड मतलब जो, देखो थर्मल इंफ्रारेड मतलब वो जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी को मेजर करता है। अगर आप सन अगर आप सैटेलाइट्स के थ्रू टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू थर्मल रेंजिंग, थर्मल रेंजिंग। थर्मल इंफ्रारेड यूज होती है उसमें। और जो ऑब्जेक्ट की, क्योंकि आपको पता है कोई भी ब्लैक बॉडी है वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस जैसे ही कुछ एक्वायर करेगी, वो कुछ आपकी रेडिएशंस अमिट करेगी। आपको पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन अमिट करती है, तो उस वो कितनी एमिट कर रही है उसके बेसिस पे सैटेलाइट मेजर कर लेता है कि भैया ये इसका टेम्परेचर होगा। और टेम्परेचर उसका मेजर किया जाता है। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से लेके 14, और फोटो डिटेक्टर यूज होता है।
माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग आपको पता है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में दोनों हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी होता है। लेकिन हम जनरली माइक्रोवेव की जब बात करते हैं तो एक्टिव यूज करते हैं, उसमें रेडार रेंजिंग यूज करते हैं। अपने आपने भी पढ़ा था कि जो रेडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वो एक्टिव सेंसर्स के अंडर में आता है। रेडार, लिडार, सोनार। तो ये जो रेडार सेंसर की बात कर रहा है, बैक स्कैटरिंग कोफिशिएंट, ये आई इंपॉर्टेंट चीज। बैक स्कैटरिंग कोफिशिएंट क्या है? यही, आपके पास ये सरफेस है, सरफेस पे आपके पास ये कोई सॉलिड है, लेट्स से ये अपनी सॉइल है, ये आपके पास एक दूसरा सॉलिड है जिसकी है स्नो, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड है मतलब वाटर, ठीक है। अब आपके पास जो सनरेज हैं या जो अपने पास जो रेडिएशन सोर्स है, वो यहाँ टकराएगा और यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट कितना हुआ, वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इसकी प्रॉपर्टीज पे, जिसको अपन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स बोल रहे थे। अब इसके पास कितना आया बैक स्कैटर होके, स्कैटरिंग होने के बाद बैक कितना आया, दैट इज नोन एज बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट। और उसी को अपन बोलते हैं माइक्रो रिमोट सेंसिंग में यही यूज होता है, जहां बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट नाम की टर्म जहां पे भी आए, आप बोल देना सर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है। अभी तक शायद अपन बेसिक्स पे ही है, अगर किसी को थोड़ा और बेसिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट, जैसे कोई चीज आ रही है तो अपन बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, जो आपको चीज थोड़ा सा रिलेवेंस है उस चीज को अपन थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, बाकी बहुत डिटेल में समझा रहे हैं। तो आप जैसे इनपुट्स देंगे वैसे अपन समझा सकते हैं। बेस्ड ऑन सेंसर प्लेटफॉर्म यूज, क्या बोल रहे हैं भाई लोग कि या तो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, या यूएवी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स यूज हो रहा है, या ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। ग्राउंड बेस्ड में जो आपका स्पैड मीटर है, जो आपका क्लोरोफिल मीटर है, यूएवीज में आपके जो ड्रोन्स हैं, जो टर्की बेस्ड ड्रोन्स आए थे जिसको अपन ने उड़ाया था, दोज आर यूएवी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। और जो सैटेलाइट बेस्ड है, अभी इसरो ने क्या बोला, इसरो ने यही बोला कि हमारी जो एलओसी है उस पर हम 150 सैटेलाइट्स और माउंट करना चाहते हैं, कि वो उस पर्टिकुलर एलओसी को ज्यादा सुपरविजन के साथ देख सके अपन, ताकि जो घुसपैठी अंदर आ रहे हैं हम उसको रोक सके। तो ये तीनों यूज होते हैं पर्टिकुलर चीजों के लिए, कोई भी सर्वेलेंस के लिए है, कोई भी मेजरमेंट्स के लिए। बट अगर अपन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम प्लांट क्रॉप हेल्थ इन सब की बात कर रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर चीजों में, या इरोजन की बात करते हैं, सोयल हेल्थ की बात कर सकते हैं, तो इनको अपन कैसे मेजर कर रहे हैं, ये सारे 3 सेंसर प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, जिसका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेजर क्वेश्चन जो आएंगे वो इस पर्टिकुलर चीज से आएंगे, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज। देखो अगर मैं बोलूं कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो गाइस, ठीक है, अब लाइब्रेरी में बैठे हो, आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, तो आपके जो लाइब्रेरी इंचार्ज हैं उन्होंने बोला 2 बंदे खड़े हो जाओ और 50 बंदों की सीटिंग है आपकी लाइब्रेरी में, तो आप ध्यान रखो कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर कोई 2 बंदे ध्यान रखेंगे तो आप, चांसेस हैं, या आप इस लाइब्रेरी की सिचुएशन को एग्जाम हॉल में भी रख सकते हो, कि एग्जाम हॉल में आप चीटिंग कर रहे थे और 2 इन्विजिलेटर हैं वो आपके पे नजर रख रहे हैं, चांसेस है कि आप चीटिंग कर लोगे। लेकिन अगर वहीं 50 बंदों की सीटिंग में 50 इन्विजिलेटर या 50 लोग खड़े हो जाए कि अब चीटिंग करके बताओ, तो आप क्या चीटिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रीजन कि अब जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है पर इंडिविजुअल पे वो बढ़ गई है। अब हर इंडिविजुअल पे इतना ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, मतलब डिटेलिंग बढ़ गई है। मेन रीजन, मेन अपना पॉइंट यही है। वही होता है आपके एमएसएस और एचवाईएस में। एमएसएस मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, जिसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ बैंड्स है ना, वो 2 से लेके 10 है। कोई सैटेलाइट्स में बैंड्स कितने यूज हो रहे हैं, बैंड्स का मतलब जैसे रेड बैंड हो गया, ग्रीन बैंड हो गया, ब्लू बैंड हो गया, नियर इंफ्रारेड बैंड हो गया, ये सब बैंड्स हैं। मतलब वो एक बैंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको देख रहा है। अब मल्टी स्पेक्ट्रल में जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो 2 से लेके 10 होते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल में वही जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो 100 से लेके 300 होते हैं या 200 होते हैं। अब आप सोचो, एट लास्ट आपके पास जो चीज देखनी है वो तो सेम ही है। एक चीज को आप कितना डिटेल से देख पा रहे हो वो चीज मैटर करती है। इसमें 10 बंदे लगे देखने के लिए और इसमें 200 बंदे लगे हैं, तो ज्यादा डिटेलिंग कौन बता पाएगा? ऑब्वियसली हाइपर स्पेक्ट्रल। ज्यादा महंगा कौन सा होगा? ऑब्वियसली हाइपर स्पेक्ट्रल। ज्यादा ज्यादा डाटा ज्यादा किसका वॉल्यूम होगा? ऑब्वियसली हाइपर स्पेक्ट्रल। ये चीज समझ में आ रही है कि कितनी डिटेलिंग से कोई चीज अपन देख रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल, जिसमें नंबर ऑफ बैंड्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो 100 से 200, इसमें 2 से 10। अब अपन बात करते हैं इसके आगे ही।
इसके आगे की मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, जहाँ नंबर ऑफ बैंड्स 3 से 10 या 2 से 10 भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में ज़्यादातर जो है वो एमएसएस हैं, जो लैंडसेट है, स्पोर्ट है, क्रॉप्ड एरियाज देखने के लिए ये सैटेलाइट्स यूज होती हैं, और ये एमएसएस सैटेलाइट्स है, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। हाइपर स्पेक्ट्रल कौन कौन सी है जिसमें बैंड नंबर 200 के आसपास होगा? सॉरी गाइस, आपके पास और क्या क्या है? आपके पास हाइपेरियन ईओ1 नाम की सैटेलाइट है, एवरेस्ट नाम की सैटेलाइट है, और ये क्रॉप टाइप्स को, ये देखो क्रॉप्ड एरिया, एक पर्टिकुलर जगह में कितना एरिया क्रॉप्ड है, कितना एरिया क्रॉप नहीं है, वो आप एमएसएस से देख सकते हो, लेकिन कौन सी क्रॉप है ये आप हाइपर स्पेक्ट्रल से देखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, हाँ या ना? तो इसीलिए एवरेस्ट, ये हाइपेरियन, ये सब यूज होती है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में। आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आएगा और ना आपको परेशान होने की जरूरत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट की टाइप्स क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स क्या होती है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या होती है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। देखो सैटेलाइट, हमेशा सैटेलाइट से ये मत सोचना कि सैटेलाइट वो है जो अपन ने लॉन्च करी और सेलेस्टियल बॉडी को मूव कर रही है, दैट इज नॉट सैटेलाइट। सैटेलाइट दो टाइप की होती है, ह्यूमन मेड और नेचुरल सैटेलाइट। अगर आप पूछोगे जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स है, इन अर्थ की कितनी सैटेलाइट्स है, अर्थ की नेचुरल कितनी सैटेलाइट्स है, या जुपिटर की कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स मतलब, सैटेलाइट का मतलब ये होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को ऑर्बिट कर रहा हो। अब सेलेस्टियल बॉडी मतलब अपनी अर्थ होगी, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, वेनस हो गया। अब इसके ऊपर ऑर्बिट कर रहा है, तो अपना जो मून है, क्या वो सैटेलाइट नहीं है? वो नेचुरल सैटेलाइट ही तो है। वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी मतलब अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। तो मून भी अपनी एक सैटेलाइट है, अर्थ की एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है एक, चांद मामा। अब जुपिटर के पास वही चांद मामा, 51 चांद मामा है, 51 सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स है। अब सैटेलाइट जो अपन जनरल टर्म में यूज करते हैं वो सैटेलाइट है जो ह्यूमन मेड है, जो हम भेज रहे हैं, जैसे अपना मोडिस सैटेलाइट हो गया, आईआरएस हो गया, लैंडसेट हो गया, ये सारी सैटेलाइट्स हम जनरली टर्म्स में समझते हैं। अब ये जो जनरल टर्म्स वाली समझते हैं, इनके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप यहाँ देख रहे हो कि ये आपके पास इक्वेटर की लाइन है, ठीक है? इस इक्वेटर की लाइन से डिस्टेंस अगर मेजर करें तो 35,786, या इन शॉर्ट 36,000 किलोमीटर दूर कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट कर रही है ऐसे ऐसे। और वो जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपने पिन कर दिया कि मुझे तो आईआरआई न्यू दिल्ली में ही इसको पिन करना है, यहां मुझे कोई चीज को सुपरविजन करना है, तो आप उस वो क्या करेगी, आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, 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 तो जो सैटेलाइट है वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे इसी पॉइंट पे मूव करता जाएगा, इसी पॉइंट पे मूव करता जाएगा, हिलेगा नहीं। अब नहीं हिलेगा तो क्या काम आएगा? ये जो सैटेलाइट्स है वो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए यूज होती है। कल को आप फोन फोन घुमाओगे किसी को, तो जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है, क्योंकि आपको उसी लोकेशन पे वो टावर की रेंज चाहिए, तो वो किससे आती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, आपके पास मेटीरियोलॉजिकल जो सैटेलाइट्स हैं वो सारी यही होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी होती है। जियो स्टेशनरी का ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्टेंस का, एल्टीट्यूड रेंज का, 36,000 इन शॉर्ट आपके पास किलोमीटर पर किलोमीटर की हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है। कम्युनिकेशंस, वेदर सैटेलाइट्स या टीवी अगर आप देख रहे हैं तो आपकी यही सैटेलाइट्स यूज होती है। और आपको पता है कि सैटेलाइट जो आप लॉन्च कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स ऑलरेडी, मतलब अगर आप देखोगे एक वेबसाइट है सैटेलाइट करके कुछ, सैटेलाइट इन स्पेस करके, तो वहां से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही एक वेब बन चुका है अर्थ के अराउंड। जियो स्टेशन सैटेलाइट्स, पोलर, सन सिंक्रोनस, इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं कि अब बाहर से एक जाल सा लगता है, वेब टाइप ऑफ लगता है। और अब तो ये भी होने लग गया है कि जैसे स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, इतना लॉन्च कर रही है, इतना लॉन्च कर रही है, क्योंकि उनको जो प्रॉफिटेबल है वो करेगा। और इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नोलॉजिया बढ़ गया है कि सामने जितना आप कर सकते हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है ना, कभी कभी जैसे आप देख रहे होंगे चंद्रयान 3, जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लॉन्च था उससे 5-7 मिनट ऊपर नीचे उनको करना पड़ा, क्योंकि वो
ये भी देखते हैं कि अर्थ जब रिवॉल्व हो रही है तो उसके साथ साथ जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व हो रही है ना वो कहीं टकरा ना जाए हमारी सैटेलाइट से जो हम भेज रहे हैं या जो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अब ट्रैफिक होने लग गया कुल मिला के, इतना ज्यादा सैटेलाइट्स हो गई कि ट्रैफिक होने लग गया है। तो उस वजह से भी सैटेलाइट्स, ये भी एक बड़ा राइजिंग कंसर्न है कि ये जो सैटेलाइट्स आपने भेजी, 5 साल उसने अपना वर्किंग पीरियड किया, फिर क्या होगा, उसकी डेब्रीज वहीं रह जाएगी स्पेस में। तो उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि ये जो डेब्रीज है उसको अपन कैसे वापस ला सकते हैं, या किसी को क्योंकि स्पेस में ना कल को कोई आपकी इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग सेटेलाइट गई, वो डेब्रीज से जाके टकरा गई, क्योंकि वो तो वहीं रहेगी ना, कहीं जाएगी नहीं, वहां से तो कोई वो अलग है नहीं। तो वो वहीं घूमती रहेगी, वहीं घूमती रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम कोज कर सकती है। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स की। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स मतलब ये आपका पोलर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको ऑर्बिट करेगी ये सैटेलाइट्स, पोलर को ऑर्बिट करेगी। और जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है उसकी जो जनरल रेंज होती है वो 200 से 1000 मीटर एल्टीट्यूड पे होता है। जनरली आप 600 से 700 देखते हैं, इस रेंज में कहीं पे भी हो सकती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन या मैपिंग के लिए यूज होती है, आपसे पूछा जा सकता है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स मतलब जो सन के साथ साथ मूव करती है, सन का जो रिवोल्यूशन है उसके साथ साथ मूव करती है, 600 से 800 किलोमीटर रेंज है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग या इमेजिंग के लिए यूज होती है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है सन सिंक्रोनस नियर पोलर ऑर्बिट, बट आपको मेजर क्लासिफिकेशन मिलता है आपका जियो स्टेशनरी वर्सेस पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। आपकी जो ज्यादातर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मतलब जो सुपरविजन के लिए काम आ रही है, वो काम आती है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। ठीक है गाइस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते हैं। हम एग्रीकल्चर में जैसे सिर्फ और सिर्फ वेदर के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी जो कम्युनिकेशन, टीवी, इन सब के लिए। बाकी अगर कोई चीज को सुपरवाइज करना है, या जैसे आप लैंडसेट इमेज, लैंडसेट है, लैंडसेट सबसे ज्यादा यूज होती है, सेंटिनल सबसे ज्यादा यूज होती है। ये दोनों पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स मतलब जैसे आपको एक कोई कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी जो आपका वीट और राइस का जो एरिया है, जो आप पराली जलाते हैं, तो पराली जलाने के लिए अभी हरियाणा गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि सैटेलाइट के थ्रू ये इमेज देख पा रहे हैं कि सैटेलाइट के थ्रू कहाँ कहाँ ये इमेज बेस्ड ऑन थर्मल रिफ्लेक्टेंस, कि अगर पराली जलेगी मतलब जल रही है कोई चीज तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेस्ड ऑन थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशंस वो मेजर करते हैं, और मेजर करने के साथ साथ एक क्रीम्स करके ऑर्गेनाइजेशन जो आईआरआई में से ही जो एग्रीकल्चरल फिजिक्स डिवीजन है वो चला रहे हैं, और वो देखते हैं कंसोर्टियम ऑन रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम एंड ऐसा कुछ करके है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। तो वो देखते हैं कि जिसकी टेम्परेचर कितना ज्यादा है उसके बेसिस पे वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में पराली जल रही है, सब बता देते हैं। लेकिन किसान भी बहुत ज्यादा होशियार है, किसानों को पता है, किसी ने बता दिया, कोई पढ़े लिखे ने, कि भाई ये जो आपके पास जो सेटेलाइट मॉनिटर कर रही है ना वो आपकी जगह से 1 बजे से गुजर रही है, क्योंकि पोलर ऑर्बिटिंग एक जगह तो रहेगी नहीं, तो पूरी घूमेगी, अगले दिन 1 बजे आएगी, अगले दिन पर्टिकुलर इस टाइम पे आएगी। तो वो जैसे ही वो 1 बजे निकल चुकी है तब जाके पराली जला देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब अगले दिन आती है तो वहाँ जो थर्मल इंफ्रारेड रेंजिंग है वहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। तो दैट इज हाउ चीजें चीजों का तोड़ मिल गया लोगों को। बट हाँ, ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हमारे पराली जलाने के चीजों में, जो उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेटेलाइट्स। जैसे जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स हैं, 36,000 किलोमीटर के आसपास रहती है, रिमेन्स फिक्स्ड ओवर ए पोजीशन, और कॉमनली वेदर फोरकास्टिंग, ये जो मैंने समझाया वही सब कुछ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चीजों को याद करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। अब फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की कौन सी थी, देखो याद रखना है, वर्ल्ड की सबसे पहली सैटेलाइट थी स्पुतनिक, 1960। किसने दी स्पुतनिक, नाम से समझ में आ रहा है रशिया की सैटेलाइट थी। और रशिया बहुत ज्यादा एडवांस था स्पेस पर्टिकुलर चीजों में। रशिया हो गया, आपको पता है कि हमारी जो मूवी थी, जो रॉकेटरी मूवी थी, जिसमें आपकी जो सैटेलाइट सिस्टम को समझाया गया था, कभी टाइम मिले तो जरूर देखना, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, विक्रम साराभाई और उन सब लेजेंड्स के रिलेटेड। तो जो रॉकेटरी मूवी है उसमें जितना भी इंडिया का इनिशियली जो सिस्टम था, चाहे वो आर्यभट्टा से लेके आपकी जितनी भी इनिशियल सेटेलाइट्स थी, उस सब के सब किसके थ्रू किया गया, वो लॉन्चिंग व्हीकल इंडिया के पास था ही नहीं, वो सब के सब रशियन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही हमें सपोर्ट किया गया। तो रशियन बहुत टाइम से हमें सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों में भी, स्पेस सेगमेंट्स में भी। और आपको पता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें भी यूएस और रशिया के साथ, यूएस और रशिया की टेक्नोलॉजी मिली हुई है, जो 2030 में एक्सपायर होने वाला है। तो रशिया अपना बना रहा है, यूएस अपना बना रहा है, चाइना बोल रहा है हम अपना बना रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो जो पहली सैटेलाइट थी वो स्पुतनिक 1960,
इंडिया की पहले सैटेलाइट थी आर्यभट्टा 1975, और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये फर्स्ट सैटेलाइट इसलिए बोला गया है कि ये फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो फर्स्ट सैटेलाइट थी, ये फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो एक्वायर कर रही है इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ हमारे यूज, जो हम यूज कर सकते हैं, वो लॉन्च की गई थी 1988, जुलाई 1988 में। इसमें सेंसर्स जो थे LISS, WIFS, AWIFS, पैन, MX, अब ये क्या बला होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। ऐसा ना समझे कि सर ये तो बहुत ज्यादा डीप है, डीप में नहीं है। जैसे जैसे आप एग्जाम्स दे रहे हो वैसे वैसे आपको पता है स्टैंडर्ड्स बढ़ रहा है, और स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हमें हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो LISS है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर 1, उसकी जो लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर 1 इसकी फुल फॉर्म है। स्पेशल रेजोल्यूशन है 72.5 मीटर। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर जो इमेज है वो कितना एरिया एक्वायर कर रही है, जितना ज्यादा आपको पता है। एक कोई फोटो है, समझो एक फोटो है, आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ले रहे हो तो आपको काफी ज्यादा एरिया दिख रहा है। एक वही आप सामने रह के एक बंदे की फोटो ले रहे हो तो उसमें एरिया कम दिख रहा है, लेकिन ज्यादा डिटेल किस में मिलेगी? बिल्कुल जो जो चीज छोटे एरिया को डिफाइन कर रही है, या आप सामने से कोई किसी बंदे को फोटो लोगे तब ज्यादा क्लियर आएगा, जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कोई लोगे तब ज्यादा क्लियर आएगा। ऑब्वियसली जब सामने से लोगे, जितना आपका स्पेशियल रेजोल्यूशन कम होगा उतनी बेटर पिक्चर होगी वो। जितना स्पेशल रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये कम स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब इसमें डिटेलिंग कम है, इसमें एरिया तो ज्यादा है लेकिन डिटेलिंग इज वेरी लेस, हाँ या ना? तो LISS 2 का ये आपसे पूछा सकता है, कभी मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, बड़ी बात नहीं होगी, लिख के ले लो। 36.25, LISS 3 23.5, LISS 4 5.8। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये विजिबल नियर इंफ्रारेड की है ये वाली 23.5, और जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है उसकी है 70.5। इसमें भी अलग अलग बैंड होते हैं ना, उस बैंड की कितनी कैपेसिटी है वो बता रहा है। फिर है एडवांस्ड वाइड फील्ड स्कैनर, इसकी है 56 मीटर्स। फिर है पेनक्रोमेटिक कैमरा, इसकी है 5.8, और सबसे कम है कार्टोसेट 1 जिसकी है 2.5 मीटर। ये इंडियन रिमोट सेंसिंग की बात कर रहा है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में जो सेंसर्स लगे उनकी बात कर रहा है। अब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट ए, ये आपको जैसे बताया 17 मार्च, जुलाई मैंने बोल दिया, 17 मार्च 1988 में। फर्स्ट बी 1991 में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये IRS P1 ये इंपॉर्टेंट है, 1993 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिसोर्स सेट 1 IRS P6 इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, 2003 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन सेटेलाइट्स भी अगर आप याद रख लोगे तो इनफ है, बाकी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप याद रख भी नहीं सकते, आपकी मानना भी चाहिए आपको, बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि सब कुछ के सब कुछ याद रख लूंगा तो शायद आप एग्जाम में मिस इधर उधर कर दोगे और ज्यादा आपको फायदा होगा नहीं। तो जो आपको बताया गया है उतना याद रख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब अपन एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, NDVI की। NDVI क्या होता है, आप थोड़ा सा सोचो, मैं पानी पी लेता तब तक। देखो गाइस, आपने अभी तक सोचा होगा सर नॉर्मलाइज डिफरेंशिएशन वेजिटेशन इंडेक्स, फुल फॉर्म नहीं, अपन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये NDVI वो टर्म है कि भैया हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आपका जो क्रॉप्ड एरिया है वो अच्छा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज। रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज के लिए यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस मेजर आते हैं। एक तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1 होती है, -1 to +1 होती है, क्या होती है? एक होता है कि आपके पास कौन कौन से बैंड यूज हो रहे हैं, तो मेजरली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, चलो पहले आपके काम की बात कर लेते हैं कि रेंज क्या है, -1 to +1। कोई भी एग्जाम में उठा के देख लो, हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जहां NDVI की रेंज ना पूछी गई हो। नहीं पूछी गई तो इस वाले पर्टिकुलर आने वाले एग्जाम में पूछ ली जाएगी। तो -1 to +1 इसकी रेंज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग 0 to 1 करके आते हैं, गलत है। 0 to 1 होती है एल्बिडो की, NDVI की होती है -1 to +1, पहली बात, ठीक है। अब अपन अगली बात करते हैं कि NDVI है क्या। NDVI में मेजरली दो बैंड यूज हो रहे हैं, NIR और रेड, नियर इंफ्रारेड और रेड। इसका फॉर्मूला है NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। हो क्या रहा है कि हमारे पास अगर हेल्दी पौधा है, हेल्दी पौधा है दैट मीन्स क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है, हाँ कि ना?
अब क्लोरोफिल कंटेंट अगर ज्यादा है तो उसकी एक स्पेसिफिसिटी ये है कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो नियर इंफ्रारेड है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और जो रेड है उसको एब्जॉर्ब करेगा। याद रखना है, हेल्दी वेजिटेशन जहां क्लोरोफिल ज्यादा है वो एनआईआर को रिफ्लेक्ट करेगा, रेड को एब्जॉर्ब करेगा। और जो आपका स्ट्रेस्ड या कुछ ऐसा है जिसमें आपके पास ज्यादा चांसेस नहीं है, वो क्या करेगा, नियर इंफ्रारेड को कम भेजेगा और रेड को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम है। अब आपके पास पता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, लेट्स से ये 50% एनआईआर है, तो 0.50 माइनस यहाँ 0.08 हो गया अपॉन 0.50 माइनस 0 प्लस 0.08। इसकी वैल्यू निकाल लो, -1 टू +1 की रेंज में रहेगी। अगर +1 की साइड है दैट मीन्स वो हेल्दी वेजिटेशन है, बहुत अच्छी वेजिटेशन है। 0 है दैट मीन्स वहां कोई वेजिटेशन नहीं है। अगर -1 है तो उस रेंज में वेजिटेशन को नहीं, वो दूसरी चीजों को बता रहा है। बट देखो प्रैक्टिकल वैल्यूज में 0 to 1 होती है, बट एक्चुअल रेंज -1 to +1 है। ये आपको एग्जाम आएगा तो -1 to +1 लिखनी है। और एनआईआर माइनस रेड अपॉन एनआईआर प्लस रेड, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा उतना एनआईआर रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगी, क्लोरोफिल जितना कम होगा उतनी रेड रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगी। खत्म बात। कहाँ कौन कौन से बैंड यूज हो रहे हैं, एनआईआर और रेड, दोनों चीजें क्लियर हो गई। रेंज क्या है, -1 to +1। फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये आपको याद रखना है। एक और बला है जो कल को आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीवीआई से काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो अब उसके हायर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ट्रांसफॉर्म्ड एनडीवीआई क्या होती है। अगर अपन उसको देखें तो होती है 0.5 प्लस एनडीवीआई की वैल्यू, 0.5 का अंडर रूट प्लस एनडीवीआई की वैल्यू, वो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड एनडीवीआई हो सकती है। कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या है रिमोट सेंसिंग में, देखो गाइस, क्लासिफिकेशन रिमोट सेंसिंग में कि एक आपके पास जो इमेज आई है गाइस, ये जो इमेज है उस इमेज का एक पर्टिकुलर, ये आपकी इमेज है, आप कोई भी इमेज को आप जूम इन करोगे तो वहां आपको छोटे 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 पिक्सल्स दिखते हैं, हाँ कि ना। पिक्सल का मतलब क्या है, ये आपका पिक्सल की स्पेलिंग है, हाँ कि ना। तो पिक्सल का मतलब पिक्चर इनटू एलिमेंट, ये है पिक्चर एलिमेंट। कहने का मतलब कि आपके पास जो इमेज है वो कितनी क्लियर है, दैट इज नॉन एज पिक्सल। It refers to the process of characterizing all the pixels in an image into land cover classes or themes based on their spectral signatures. These classes may represent different types of crops, vegetation, water bodies, urban areas, कुछ भी दिखा सकती है। अब आप कोई चीज को क्लासिफाई करते हो तो चीजों को आपको समझना चाहिए कि कैसे क्लासिफाई होगी। ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, अगर कोई आपके पास इमेज आई है, आप उसको क्लासिफिकेशन का मतलब, अब आप कैसे पता करोगे कि इस इमेज में क्या है, आप आंखों से तो देख नहीं रहे ना, ये तो मशीन कर रही है सारा। तो मशीन किस बेसिस पे करती है वो आपको यहाँ समझा गया है कि ये जो इमेज आपके पास आई है उस इमेज के पिक्सल्स में क्या वैल्यू है। और पिक्सल्स में एक चीज रहती है गाइस, डिजिटल नंबर, डीएन नंबर रहता है, जो डिपेंड करता है कितना है डिजिटल नंबर, कितना है उसके बेसिस पे आपके पास वैल्यूज दी जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर फोटो में आपके पास पिक्सल्स होंगे, पिक्सल्स के अंदर डिजिटल नंबर होंगे, वो उस पर्टिकुलर फोटो की आइडेंटिटी होंगे, ठीक है। अब इसको अपन, ये जो मशीन है वो कैसे पता करेगी कि भाई इस चीज के अंदर क्या है, तो उसके दो तरीके, एक है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, एक है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ अपन सुपरविजन दे रहे हैं, कुछ कुछ उसको इनपुट्स दे रहे हैं, और अनसुपरवाइज मतलब उसको कोई इनपुट्स नहीं दे रहे। तो डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम नॉन ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हैं, जिसको हम जानते हैं। जैसे कि मैंने जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैंने एक इंटर्नशिप करी थी 2 महीने की गुड़गांव में, जब मैं एमएससी प्रयागराज में था। तो वहां मैंने रिमोट सेंसिंग मशीन लर्निंग से रिलेटेड 2 महीने की इंटर्नशिप करी, जहां मुझे समझना था बेसिकली, मुझे ये QGIS और ArcGIS समझना था, मेरी रिसर्च के रिलेटेड था। बट मैं वहाँ जो टीम थी वो टीम एक्चुअली IIT दिल्ली से थी, और वो IIT दिल्ली से जो टीम थी वो काम कर रही थी इसी चीज पे, ट्रेनिंग मशीन लर्निंग ऑफ डाटा, कि हम बड़े एरिया के डाटा को, जैसे अगर आप 5-10 सैंपल्स है तो आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपके पास 50-60 हजार सैंपल्स हैं, आपको देखने की क्या क्या चीजें हैं, तो आप ऑब्वियसली मशीन लर्निंग यूज करोगे। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास 1000 डाटा सेट है अगर, तो 1000 डाटा सेट में से आपने 700 डाटा सेट की आपने क्या की वैल्यूज दी उसको, या
1000 डाटा सेट है, तो आपने इनिशियली क्या किया, कुछ नंबर ऑफ डाटा सेट्स, जनरली 70% रखते हैं, कि उन डाटा सेट की आपको वैल्यूज आपको देनी होती है सिस्टम को, कि हाँ देखो, अगर आपने 0.5 दी तो उसका कोई रिफ्लेक्टेंस आया, आपने 0.6 दी उसका कुछ अलग रिफ्लेक्टेंस आया, 0.7 दी तो उसका इतना रिफ्लेक्टेंस आना चाहिए। ये आपने वैल्यूज दे दी है, इसको रिफ्लेक्टेंस भी दे दी है, वैल्यूज दे दी है। अब इसके बेसिस पे आप इसको, जो अनट्रेंड, जो आपको निकालना है डाटा 20-30% जितना भी आपके पास डाटा है, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप इसको फीड करेंगे कि भैया देख 0.5 पे मैंने ये रिफ्लेक्टेंस बताई है, 0.6 पे मेरे ये रिफ्लेक्टेंस है, 0.7 पे ये रिफ्लेक्टेंस है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास सोइल सैंपल्स थे 40,000 41,000 सोइल सैंपल्स थे। हमें उनका NPK, OC और pH एस्टिमेशन करना था। तो हमने क्या किया कि एक कोई वेबसाइट थी, एक स्टार्टअप था, वहां से हमने 40,000 सोइल सैंपल्स के डाटा को परचेज किया। एक सोइल सैंपल डाटा बहुत महंगा था, वो बता नहीं सकता। इतना सोइल सैंपल डाटा कलेक्ट किया हमने जो एक्यूरेट था। तो हमने देखा कि भाई 0.5 पे हमारी जो वैल्यूज हैं, जो जिसके थ्रू हम सेटेलाइट्स के थ्रू देख रहे हैं, उसकी वैल्यूज रिफ्लेक्टेंस आ रही है, पर्टिकुलरली एक्स समझो 0. अगर 7 है तो ये वैल्यूज आ रही है। अगर नाइट्रोजन अच्छा है तो ये वैल्यूज आ रही है, नाइट्रोजन 200 केजी पर हेक्टेयर है तो ये वैल्यूज आ रही है, 300 केजी पर हेक्टेयर है तो ये वैल्यूज आ रही है। तो हमने मतलब फीड कर दिया उसको कि ये आएगा तो इतनी वैल्यू आएगी, ये आएगा तो इतनी वैल्यू आएगी। अब जब आप उसको उसके बेसिस पे डाटा देते हो कि हाँ भैया अब मुझे बता कि मेरे पास ये वैल्यू है तो क्या रिफ्लेक्टेंस आनी चाहिए, तो वो उस डाटा के बेसिस पे कुछ दे सकता है ना। दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग, और दैट इज वेयर एज सुपरवाइज क्लासिफिकेशन इज, जिसमें हमने कुछ डाटा उसको दिया कि तू सीख, तू सीख, तू सीख, अब उसके बेसिस पे तू मुझे बता। दैट इज वेयर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन इज। इसमें हमने डाटा दिया है, लेकिन अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन हम कुछ नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली उसको दे देते हैं कि तू बता मेरे को। तो इसमें कोई ग्रुप पिक्सेल्स क्लस्टर्स बेस्ड ऑन नेचुरल पैटर्न्स इन द डाटा, हम इसमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे डाटा को। यूजर इनपुट क्या है, इसमें हमें प्रायर नॉलेज होती है, यूजर डिफाइंड सैंपल्स होते हैं जो हम उसको देते हैं। इसमें कोई भी पहले प्रायर नॉलेज नहीं होती, जैसे भी मैंने बताया। प्रोसेस क्या है, एनालिस्ट जो होता है जैसे हम थे, वो रिप्रेजेंटेशन एरियाज को, जो ट्रेनिंग साइट से, उसको ईच क्लास में डिवाइड करता है। इसमें एल्गोरिदम है वो अपने आप ही, एल्गोरिदम कैसे करेगी अब अनसुपरवाइज में, वो सोचेगी हाँ इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेंस की वैल्यूज को मैं एक साइड में रखता हूँ, इस रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज को एक साइड में रखता हूँ, फिर उसके बेसिस पे वो वैल्यूज दे देती है एल्गोरिदम्स। अब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये समझाने का मतलब क्या था, बहुत डीप है, लेकिन समझाने का मतलब एक ही चीज है कि ये क्वेश्चन आ रखा है ICR JRF ICR SRF में आ रखा है, तो ये चीज हो ही नहीं सकती। डीप है या नहीं है डजेंट मैटर, आपके एग्जाम आया दैट मींस इंपॉर्टेंट है, और वो यहाँ डिस्कस करने को बनता है। MXL इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सुपरवाइज में आता है, अनसुपरवाइज में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टेंस और आपके पास मिनिमम डिस्टेंस वैल्यूज, पैरा ये वाली चीज नहीं आ रखी है, पैरेलल, लेकिन MXL और मिनिमम डिस्टेंस आ रखा है। इसमें के मींस और आइसोडाटा नाम के एल्गोरिथम्स, ये सिर्फ एल्गोरिथम्स का नाम है, रट लो कि किसमें सुपरवाइज में, कौन सा अनसुपरवाइज में है। एक्यूरेसी ऑब्वियसली उसमें ज्यादा होगी जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां एक्यूरेसी बहुत कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर कंट्रोल होगा क्योंकि आउटपुट क्लासेस का, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इनपुट क्या दे रहे हैं अपन। और आपके पास कॉमन एप्लीकेशंस, लैंड यूज मैपिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में ये यूज होता है। और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस या प्रीलिमिनरी क्लासिफिकेशन, जहां हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, वहां ये यूज होगा अनसुपरवाइज। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आप लोग इस चीज को ढंग से याद कर पाए कि भैया MXL किस में आती है, सुपरवाइज क्या होता है। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन रुका हुआ है, उसमें लिख दो, हम हर चीज का रिप्लाई करते हैं, हर चीज को देखते हैं। तो परेशान ना हो, उस चीज को भी देखेंगे जो चीज आपके डाउट की होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा भी और कोई डिटेल में चाहिए ना, तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी आर देयर फॉर यू, जहां आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन आपको पता है ना, अभी अपन ने बात करी थी, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब स्पेस की बात कर रहा है, कितना साइज में वो चीज एक्वायर कर रहा है। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन 30 मीटर का पिक्सल है, तो सोचो कितना अच्छी इमेज नहीं आ रही। 1 मीटर की पिक्सल है तो डिटेलिंग ज्यादा आ रही है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एक फोटो में वो कितना साइज एक्वायर कर रहा है, दैट इज नोन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। कभी 30 मीटर होती है, कभी 2.5 कार्टोसेट सेटेलाइट की होती है, 30 मीटर भी होती है, ठीक है। फिर आता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, कि कितना आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वो कितना रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रही है। जैसे अपन ने बोला था मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल, दोनों क्या है, रेजोल्यूशन है किसका, आपके पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं
जो आपका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जिसमें 3 बैंड्स है वो एमएसएस है, 9 बैंड्स मतलब ज्यादा डिटेलिंग है, ये बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कितना है, ठीक है। फिर है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल मतलब आज आपने एक इमेज ली, सेम जगह पे, सेम टाइम सेम जगह, वापस नेक्स्ट टाइम कब वो इमेज लेगा, दैट इज नोन एज टेम्पोरल रेजोल्यूशन। कोई सैटेलाइट की 23 दिन होती है, कोई सैटेलाइट की 16 दिन होती है, कोई सैटेलाइट की ज्यादा होती है, कोई सैटेलाइट की कम होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है। हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में देते, बट मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कितना दो इमेजेस के बीच में टाइम है। जैसे टेम्पोरल रेजोल्यूशन ये पूरे साल में और ये पर्टिकुलर डे में अगर रेजोल्यूशन है तो ज्यादा होगी ऑब्वियसली। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक पर्टिकुलर पिक्सल में कितनी इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच पिक्सल, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स। कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं तो 4 वैल्यूज हैं, 8 बिट है 256 वैल्यूज है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो 8 टू द पावर 256। मतलब रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्रिक मतलब कितनी कैपेसिटी है उस सेंसर की कि वो कितना इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहा है, दैट इज वेयर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर सेंसर कितना एक्वायर कर रहा है। 2 बिट होता है, 4 बिट होता है, 6 बिट होता है, 8 बिट होता है, ये अकॉर्डिंग टू देयर बिट्स। बिट्स मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। रेजोल्यूशन का फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, धमाकेदार याद हो जाएगा आपको, कोई चीज में डिफरेंस है नहीं। अब चीज आती है कुछ लॉज की। अब जहां लॉज आते हैं ना, थोड़े से बच्चे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे थोड़ा सा रिपेल करते हैं कि सर लॉज आ गए, फिजिक्स का पार्ट है। ये फिजिक्स के ही लॉज हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इन पर्टिकुलर चीजों में। तो देखो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने ये बोला कि कोई भी टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि भैया जो आपको पता है कोई भी बॉडी है, तो कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन अमिट करती है, रेडिएशन अमिट करेगी, मतलब कुछ रेडिएशंस, ये आपकी कोई बॉडी है वो रेडिएशंस एमिट करेगी। अब वो रेडिएशंस कितनी एमिट करेगी वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा वो रेडिएशंस एमिट करेगी, और कितना टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शन में वो चीज एमिट करेगी। आपको यहां से ये चीज याद होनी चाहिए, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ये आपको याद रहना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला है, एमिसिविटी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की 4 पावर, और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाओगे तो आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा और टेम्परेचर की पावर 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यूज होता है, और सरफेस टेम्परेचर अगर कोई चीज को मेजर करना है तो आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपका बिल्कुल क्लियर है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में, वो है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वियन्स ये बोलते हैं कि जो आपकी वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम रेडिएशन इज एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि भैया देखो कैसे, कि आपके पास जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। कैसे, आपके पास ये वेवलेंथ है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है, वेवलेंथ इधर ज्यादा हो रही है, तो देखो टेम्परेचर कम हो रहा है इधर। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा। वो तो आपको पता ही है। वो क्यों पता है, क्योंकि ये बोला था वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने इनिशियली कि आपकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और आपको पता है कि इसका जो कांस्टेंट है, वियन्स कांस्टेंट पूछा था 2.897 इंटू 10⁻³ एम एम डॉट के मीटर पर केल्विन। और ये टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, की पॉइंट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पीक वेवलेंथ शिफ्ट टूवर्ड्स द शॉर्टर ब्लूअर वेवलेंस। आपको पता है कि विबग्योर में आपको पता है कि जो ब्लूअर वेवलेंस है वो उसकी जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो इधर होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, ठीक है। यूज टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिटेड, कौन कौन सी रेडिएशन एमिट हुई उस कौन बता सकता है, वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बता सकता है कि जैसे जैसे आपके पास वेवलेंथ बढ़ेगी टेम्परेचर रिड्यूस होएगा, या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ कम हो जाएगी। दोनों चीजें वाइस वर्सा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं प्लैंक्स लॉ। ये लास्ट लॉ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्स प्लैंक ने दिया था। यहाँ वही मैक्स प्लैंक जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स दिया था। इनिशियली हमें क्या लगता था कि जो हमारे पास सन है वो जो
आपकी रेडिएशंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको फील होती है बॉडी पे, आपको लगता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने बोला भैया ऐसा नहीं होता, ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो सन की रेडिएशंस है उसमें फोटॉन्स होते हैं, जिसको अपन पॉकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसको अपन क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, जिसको बेसिकली आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स बोला गया। तो ये जो क्वांटम मतलब एक फोटोन और क्वांटा मतलब ज्यादा फोटोन्स, तो जो क्वांटम है उस पॉकेट ऑफ एनर्जी रहते हैं जो आपके पास आते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंडर है। प्लैंक्स लॉ गिव्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, कि एक कोई ब्लैक बॉडी है वो कितना रेडिएशन अमिट कर रही है, वो बताता है प्लैंक्स लॉ। और आपको पता है कि कोई भी टेम्परेचर, कोई भी ऐसी बॉडी दैट हैव टेम्परेचर वो अमिट करेगी रेडिएशंस को। हॉटर ऑब्जेक्ट्स अमिट मोर रेडिएशन, आपको पता है क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट होगा ज्यादा रेडिएशन अमिट करेगा, और शॉर्टर वेवलेंथ एट शॉर्टर वेवलेंथ। आपको इसीलिए पता है कि जो सन है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन देता है, और जो आपका अर्थ है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन देता है, क्योंकि आपको पता है कि जितना ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट होगा उतनी ज्यादा वो रेडिएशन देगा, लेकिन शॉर्ट वेव देगा। Planck's law gives a mathematical model to this emission depending upon temperature and wavelength। उन्होंने mathematical model दिया, और ये भी बता सकता है कि शेप ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है बेस्ड ऑन देयर रेडिएशन, कितनी रेडिएशन आ रही है उसके बेसिस पे शेप बता सकता है। और ये भी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो कैसे एमिट करेगा। और इसी ने जो थर्मल इंफ्रारेड सेंसिंग है, जो टेम्परेचर एस्टिमेशन में अपने यूज होती है, उसकी फाउंडेशन रखी थी इस पर्टिकुलर लॉ ने। आपसे अगर पूछा जाए थर्मल जो टेम्परेचर रेंजिंग है वो किस पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे आधारित है, तो प्लैंक्स लॉ के। किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। क्या थ्योरी थी आपने अभी तक समझा, और ये सारे 3 लॉज थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे गाइस। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। आपको ये भी याद होगा कि जैसे इन लॉज की अगर कॉमन एप्लीकेशंस देखें, कि जो आपका वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, सॉरी, हाँ, कि वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है या ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेसिक बहुत मजा भी आएगा सुनने में भी आपको भी। अब अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई जो थे, विक्रम साराभाई जी, उनके नाम पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरला, 1963 में स्टैब्लिश हुआ। ये यहाँ से लॉन्च व्हीकल्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स को लीड सेंटर माना जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सर सतीश धवन जी कौन थे? वो भी एक आपके इसरो के चेयरपर्सन थे काफी टाइम तक। सतीश धवन वो थे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इनका जो लोकेशन है 1971 में स्टेब्लिश हुआ। और सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स के लिए मेन लॉन्चिंग साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यू आर राव भी वो थे अपने इसरो में ही थे, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर। और ये बेंगलोर कर्नाटका में 1972 में स्टेब्लिश हुआ। सैटेलाइट डिजाइन करना हो, डेवलप करना हो या इंटीग्रेशन करना हो, यही होता है, यू आर राव सिस्टम में ही होता है। फिर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, अहमदाबाद 1972 में स्टेब्लिश हुआ। ये कम्युनिकेशन और जो आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जहां से आप याद रख सकते हैं आरसीबी, आरसीबी मतलब बेंगलोर, बेंगलोर मतलब इसरो का हेडक्वार्टर। 1969 में 15 अगस्त 1969 में स्टैब्लिश हुआ। इससे पहले 1962 में स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन इसका नाम इसरो नहीं था, उसका नाम था इंडियन कम्युनिकेशन ऐसा करके था। 1962 में स्टैब्लिश हुआ, बट 1969 में इसरो नाम पड़ा गया, जहां वो बेंगलोर में है, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक सेंटर है। फिर है एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो हैदराबाद में है, 1974 में स्टैब्लिश हुआ। ये सैटेलाइट की जितनी भी डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है या एप्लीकेशंस या डिसेमिनेशन का काम होता है यहाँ होता है। एक और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन कल को अगर पूछा जाए एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये सिकंदराबाद तेलंगाना में है, स्टैब्लिश होता 1991 में। और जीआईएस और जियो स्पेशल सॉल्यूशंस के लिए ये जो आपका ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो रिस्पॉन्सिबल है, एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एड्रिन जिसको अपन बोलते हैं। इससे बाहर कोई इंस्टीट्यूट नहीं आएगा गाइस, तो इससे बाहर आप, ये आपको याद रखना ही है, कब हुआ, कहाँ हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेट्स वगैरह तो इसलिए है कि आप लोगों को याद रहे।
थोड़ा रिलेटेबल लगे। बाकी कहाँ है और कब स्टेब्लिश हुआ ये भी अगर याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन कहाँ है ये तो याद रखना पड़ेगा। वापस विक्रम साराभाई कहाँ है? केरला में। सतीश धवन जी कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। UR राव बेंगलोर कर्नाटका में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। इसरो बेंगलोर। NRSC हैदराबाद। आपको याद रखना पड़ेगा गाइस अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अब फादर्स की बात कर ले जाए, फादर्स मदर्स जो भी बड़े बड़े आदमी थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग एल्विन एल प्रूइट, जिन्होंने पहली बार रिमोट सेंसिंग नाम की टर्म को कोइन किया था 1960 में, और ये यूएसए से थे। फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार रिमोट सेंसिंग नाम यूज किया था, और उन्होंने नाम तभी यूज किया था जब अपना कुछ काम कर रहे थे। तो डॉक्टर एल्विन एल प्रूइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फादर ऑफ जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस में पता नहीं कितने लोगों ने गलत करी है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। ISR भी नेट में आया था क्वेश्चन, बहुत सारे लोग भी गलत करके आए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डॉक्टर रोजर टॉमिल्सन इसके फादर हैं, क्योंकि इन्होंने कनाडा में इसको कनाडा में फादर ऑफ जीआईएस बोलते थे। कनाडा जीआईएस नाम से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर उस समय डेवलप किया था अराउंड 1960s में। फादर ऑफ सैटेलाइट कौन है? सर आर्थर सी क्लार्क। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई आपने पढ़ लिया। फादर ऑफ सैटेलाइट सर आर्थर सी क्लार्क, इन्होंने जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट दिया था 1945 में। फादर ऑफ जीपीएस कौन है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ना कि ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम या कुछ और, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लिख के देता हूं, अगर आपको कल पूछा जाए तो आप 50% लोग गलत करोगे क्योंकि बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते हो आप लोग। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इवन ए गेटिंग डॉक्टर, इनको फादर ऑफ जीपीएस बोला जाता है। की फिगर इन डेवलपिंग जीपीएस टेक्नोलॉजीज यूएस में इनिशियली। और पता है ना, ये देखो, ये जो जीपीएस नाम की जो बला थी ना वो यूएस की दी गई है। यूएस ने इतना अच्छा काम किया। इस इनिशियली वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कर रहे थे कि यार कल को हमें कोई रॉकेट छोड़ना है, कल को हमें कुछ पिन पॉइंट पे, उस समय तालिबान नहीं था, उस समय अफगानिस्तान था, वहां हमें कुछ करना है, मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं, या हमें कुछ इमरजेंसी आ गई, तो जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद में ये टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया गया। तो ये देखा गया कि यार एग्जैक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं। जीपीएस के थ्रू क्या चाहिए वो सब कुछ अपन आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे, जीपीएस क्या है वो सारा कुछ डिटेल में। फादर ऑफ इंडियन रिमोट सेंसिंग विक्रम साराभाई, क्योंकि उन्होंने जितना भी इंडियन का स्पेस प्रोग्राम है वही उन्हीं की विजनरी लीडरशिप के अंडर में हुआ। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वापस विक्रम साराभाई। और फादर ऑफ एरियल फोटोग्राफी ये है गैसफर्ड फेलिक्स नेडार, इसको बोला गया है। बुक फॉर द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ फ्रॉम ए हॉट एयर बलून, इन्होंने सबसे पहली जो एरियल फोटोग्राफ थी वो ली गई थी 1858 में हॉट एयर बलून के थ्रू, और इसीलिए उनको फादर ऑफ एरियल फोटोग्राफी बोला गया गैस्पार्ड फेलिक्स को। ये आपको कई, कोई एक बुक बता देना, कोई एक नोट्स बता देना, कोई एक जगह बता देना जहां ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कंपाइल्ड है, कहीं पे नहीं मिलेगी। पता नहीं कितने सोर्सेस हैं, पता नहीं कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ये चीज एक साथ लाए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए फैसिलिटेट कराई जा सके, कि आप लोगों को आसान भाषा में एक जगह सारा कंटेंट IRI वाला प्रोवाइड करा सके। इसीलिए इस मेहनत जो हम कर रहे हैं एक जगह चीजों को लाने के लिए, इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे फादर्स, आपने एक दो पढ़े होंगे या दो तीन पढ़े होंगे मैक्स टू मैक्स, सारे आई एम प्रिटी श्योर कि एरियल फोटोग्राफी या ये जीपीएस का फादर जनरली कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल रही है तो याद जरूर करके जाना है, वरना यही सर लगाएंगे पीछे से एक दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन बात करते हैं भैया, ये जो इतना पढ़ लिया ना अपन ने, इसका मतलब क्या है? रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है कि हम क्रॉप आइडेंटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं, हम क्रॉप हेल्थ पे काम कर सकते हैं। कितना, आपको अगर अभी पूछा जाए कि इंडिया का कितना क्रॉप कवरेज है, तो वो सब कुछ कौन बता रहा है? वो सैटेलाइट्स के थ्रू बताया जा रहा है। पेस्ट और डिजीज को डिटेक्शन का काम टेक्नोलॉजिया के थ्रू हो रहा है। कौन कर रहा है? सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है। फोरकास्टिंग कर रहे हैं अपन, कितनी क्रॉप यील्ड आएगी पहले बता देते हैं ना। कैसे बताते हैं? एक्सटेंशन वर्कर्स के बेसिस पे तो सारा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि डाटा कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेस्ड ऑन सैटेलाइट वैल्यूज ये सारा कुछ, जितने भी इनपुट्स हैं ये सारा कुछ हो सकता है। सॉइल मैपिंग, सॉइल मैपिंग में मैंने इनिशियली काम किया था एमएससी की ड्यूरेशन में। सॉइल सर्वेज, वाटर रिसोर्स मैपिंग, फ्लड मॉनिटरिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इन सब की चीजों पे जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा आप रिमोट सेंसिंग से कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन है मेजरली।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि अब हमें पढ़ा दो जीपीएस। तो तो सुधीर सर, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो जीपीएस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। सर पता ही नहीं चला एक पता कैसे चलेगा, तो आप तो खो गए, पूरा रिमोट सेंसिंग में खो रहे थे आप। बच्चे हाँ, उधर सीख रहे, बच्चे खुद खो गए। आप भी बोलना चाहोगे कि इसी वीडियो में हम कवर करें, लेकिन हम चाहेंगे कि सर नेक्स्ट में करो। तो जीआईएस और जीपीएस नेक्स्ट वीडियो। जीआईएस और जीपीएस, और वो नहीं बताओगे क्या मतलब बच्चों को? क्या? यूआईक्यूज मतलब रिमोट सेंसिंग नहीं से वो क्या क्या तो है? वो कमेंट में लिखेंगे तब बताएंगे ना। वो तो लिख देंगे, वो लिख रहे हैं तभी तो आप अगर वीडियो बना गाइस, रहे हो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा कमेंट के ज्यादा पक्के हैं सुधीर सर, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब आप कमेंट करते हो तो वो हम इवन आंसर भी करते हैं मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को, तो जो रिलेटेबल होते हैं, जिनका आंसर देना चाहिए। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो पीओआईक्यूज है वो भी हम आपके लिए, मतलब जितने भी जेआरएफ, एसआरएफ, एसआर भी, नेट है, जितनी भी एग्जाम आई है सर, हाँ उन वो सबको हम कंपाइल एक कर जगह रखा है। कंपाइल कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं इसके अंदर। और वीडियो 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, मतलब थोड़ा सा कई बार सर कुछ बच्चे ना बहुत वो भावनात्मक हो जाते हैं। हाँ बड़े आ क्यों पॉजिटिव नहीं है। रहा है, आ हाँ। क्यों नहीं रहा वीडियो? तो भैया ऐसा नहीं है, मतलब लगे हमारा हुए भी, लगे हुए। मतलब करते हैं हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतना इतना वेरीफाइड सोर्सेज से कलेक्ट करना, फिर उसके बाद में और सर क्वालिटी इतनी कंटेंट। इतनी इन्फॉर्मेशन एक जगह कहीं नहीं मिलेगी हाँ, तो आपको। वो थोड़ा सा उसमें तो बेटा टाइम तो लगेगा, मतलब ये तो एक दिन का खेला नहीं है मतलब। ओके। लेकिन सर आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको जीआईएस, जीपीएस और पीवाईक्यूज का एक और वीडियो प्रिसीजन चाहिए। एग्रीकल्चर पे भी आएगा, वीडियो का बनाने की हाँ, जरूरत नहीं है इतना, आप मतलब। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो आपको। देखो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम्म इंफॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इंगेजिंग लगा या नहीं लगा, ये सब और चीजें इवन आपको बताना हाँ, है। मतलब हमेशा, मतलब ठीक है, अच्छा तो बताते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीज नोट, और ये कि सर ऐसे क्वालिटी इंक्रीज करो, मतलब कुछ भी अगर हम्म। आपको लग रहा है, आपके सजेशन ऑलवेज वेलकम। हम तो चाहते हैं कि आईआरआई वाला हमारा नहीं, आप ही लोगों का है, तो आप ही के सजेशन, जो आपके सजेशन होंगे उसी से हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमारे कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, हमारी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, हमारी अगर डिलीवरी हो सकती है कंटेंट में, उसमें भी हम और कोशिश करेंगे। सो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो और को अगर आपको जिन्होंने। वीडियो अच्छा लगा हो कि आपको रिमोट सेंसिंग पढ़ के मजा आ गया हो तो तो शेयर करो यार, शेयर शेयरिंग इज करो। केयरिंग। कुछ नहीं होगा अगर आपको लग रहा है ना कि केवल मैं सुधीर सर को देख रहा हूं तो मैं ये क्वेश्चन ठीक करूंगा, मैं मेरे दोस्त को क्यों भेजूं? कंपटीशन लड़ना है तो मैदान में आओ यार, अगले को भी मैदान में बराबर उतारो और उसके बाद में लड़ो, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, छुप छुप के। नॉलेज शेयर करने से कभी कम हाँ नहीं होती हाँ, सर। और शेयर करने से बढ़ेगा हमेशा। और दोस्तों से ना छुपा के मत पढ़ो कि मैं अकेला पढ़ लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। दोस्ती दिखाओ, सच में दोस्ती दिखाओ, सिर्फ बोलने से नहीं होता। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप जिस भी कैंपस में पढ़ रहे हो, अपने कॉलेज के ग्रुप हो गया, वहां पे आप शेयर कीजिए, ताकि इवन सच में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है रिमोट सेंसिंग की। मैं खुद सर से पूरा रिमोट सेंसिंग के बारे में सीखता रहता हूँ, क्योंकि सर का मोर देन ए, मतलब ठीक है, मोर देन ए ट्यूटर, मतलब सर का एक्सपीरियंस है रिमोट सेंसिंग में, इसलिए मतलब इतना बेटर तरीके से वो डिलीवर कर पा रहे हैं। सर ने इवन इंटर्नशिप जो की है, कहाँ पे की थी सर वो आपने रिमोट ये सेंसिंग? देहात करके एक और मैं स्टार्टअप है। मतलब सर ने रिवेल नहीं किया, और मैं आपको एक और मैं चीज रिवेल करना चाहता हूँ। जो सर अभी बता रहे थे ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आप पे दिख रहा है ना, आपको खान लिखा हुआ है वो, ये जो इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है ना, एनआरएससी। नहीं नहीं, एनआरएससी, यहाँ हाँ। यहाँ पे सर ऑलरेडी इंटरव्यू देके आ चुके हैं साइंटिस्ट का, ठीक है? ओके। तो इसरो की एग्जाम को क्रैक करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जो किया, उसके बाद में इंटरव्यू भी हुआ। बट कोई नहीं, इंटरव्यू तो चलता रहता है, मतलब अगर सर उधर इसरो में चले जाते तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे रिमोट सेंसिंग कौन पढ़ा रहा होता? ठीक है ना? तो वो, तो सर, तो गाइस, बट शो योर लव। एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर वो इंटरव्यू वाला, वो कभी हम और कभी हाँ बात उस करेंगे। कभी कभी और कभी बात और कभी बात करेंगे, करेंगे। ठीक है? अब ज्यादा लंबा हो रहा है, काम की बात तो हो गई। आप लोग जरूर ओके। शेयर करें अपने फीडबैक, कैसा लगा आपको वीडियो, कितना डिटेलिंग लगा और कितना एंगेजिंग लगा, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। दैट इज वेयर आर इंटरेस्ट इज, कि हमारा मोटिवेशन वही है। अगर आप लोग लिखेंगे तो शेयर इट टू द मैक्सिमम। और विद दिस, सुधीर वेंचर विद रोहितास दुधवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आईआरए वाला। थैंक यू।